नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मयंक सर एजुकेशनल हब में। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और मजेदार वीडियो लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि हमें पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम, और उस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में हम बात कर चुके थे आपके श्वसन तंत्र के बारे में। और पिछली क्लास में हमने सर्कुलेशन जो सिस्टम था, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने तीनों घटकों के बारे में बात की थी कि क्या होती है रक्त और रक्त वाहिकाएं और हृदय का कार्य क्या है। आज हम बात करेंगे मानव के हृदय की और उसकी संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में कि आखिरकार मानव का हृदय जो है वह किस प्रकार से रक्त की पंपिंग का कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको हृदय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या हमने बात की है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वह कितना होता है बच्चों, 4 कोष्ठीय होता है। अर्थात मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर की ओर 2 पतली भित्ति वाले क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। तो यानी कि आपके जो आलिंद हैं, इन आलिंदों की जो भित्ति होती है बच्चों वो कैसे होती है, पतली। और नीचे की ओर क्या होता है, नीचे की ओर मोटी भित्ति वाले क्या होते हैं, आपके निलय पाए जाते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ की होता है, जिसमें ऊपर की ओर 2 पतली भित्ति वाले क्या पाए जाते हैं, आलिंद, और नीचे मोटी भित्ति वाले क्या पाए जाते हैं बच्चों, निलय पाए जाते हैं। अब इन दोनों निलयों के मध्य बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य, और इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य क्या होता है, कपाट यानी कि बाल पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य पाए जाने वाले इन कपाटों को बोला जाता है त्रिबल कपाट। 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आलिंद, आपका जो बायां आलिंद और बायां जो निलय है, इस बाएं आलिंद और बाएं निलय में क्या पाए जा रहे हैं, 2 कपाट और 2 बाल पाए जा रहे हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, द्विवलन कपाट नाम दिया जाता है। तो मानव का जो हृदय होता है बच्चों, वह बंद मुट्ठी के आकार की क्या है, एक मासल संरचना है। कैसे आकार की, बंद मुट्ठी के आकार की, जो मनुष्य के शरीर में बाईं ओर स्थित होती है। और मैंने कहा कि 2 ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, पतली भित्ति वाले आलिंद, और नीचे क्या पाए जा रहे हैं, 2 मोटी भित्ति वाले क्या पाए जा रहे हैं, निलय पाए जा रहे हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में पाया जाता है आपका द्विबलन कपाट, और दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य क्या पाया जाता है, आपका त्रिबलन कपाट पाया जाता है। अब क्या होता है विद्यार्थियों, समझिएगा, मैंने क्या कहा कि बंद मुट्ठी के आकार की क्या है, स्ट्रक्चर है, जो मनुष्य के शरीर में बाईं ओर स्थित होती है। दाएं आलिंद और इस बाएं आलिंद के मध्य में एक क्या पाई जा रही है, पट्ट पाई जा रही है, परत पाई जा रही है, जो इन्हें परस्पर मिलने से रोकती है। उसे बोला जाता है अंतरा आलिंद पट्ट। दोनों आलिंदों के मध्य में एक पट्टनुमा संरचना पाई जाती है, जो इन्हें परस्पर मिलने से रोकती है। उसे क्या कहा जाता है, अंतरा आलिंद पट्ट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके जो दोनों निले हैं, इन निलों के मध्य में भी क्या होती है बच्चों, एक संरचना पाई जाती है, एक जो क्या कर रही है, इन दोनों निलों को मिलने से रोकती है। इसका नाम होता है आपका अंतरा निलय पट्ट। और जिस प्रकार से दोनों निलय जो है वो एक दूसरे से अलग हैं, दोनों आलिंद एक दूसरे से अलग हैं, इसी प्रकार से आपका यह जो आलिंद होता है, यह आलिंद भी क्या होता है, अलग होता है। किससे, निलय से। और इनके मध्य में जो संरचना पाई जाती है, जो इसको अलग कर रही है, उसका नाम होता है आलिंद निलय पट्ट। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं द्विबलन कपाट, और दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य कौन से पाए जाते हैं बच्चों, त्रिबलन कपाट पाए जाते हैं। तो यह हो गई आपकी क्या, स्ट्रक्चर। यह तो क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गई, यानी संरचना हो गई किसकी, हृदय की। अब हम बात करते हैं क्रियाविधि की, कि किस प्रकार से आखिरकार हृदय के द्वारा शुद्ध रक्त को
विभिन्न कोशिकाओं तक और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक क्या किया जाता है, पंपिंग करने का कार्य किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रिया विधि की। देखना क्या होता है कि ऊर्ध्व और निम्न सिरा जो होती है हमारे संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त को सामान्यतः हम बी ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं। कौन सा रक्त कहते हैं बच्चों, वी ऑक्सीजनित। याद रखिएगा शुद्ध और अशुद्ध रक्त को सामान्यतः यहां पर दो नामों से जाना जाएगा। अशुद्ध रक्त को हम कहेंगे वी ऑक्सीजनित और आपका जो शुद्ध रक्त होगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजनित ब्लड कहा जाएगा। यानी कि जो क्या है ऑक्सीजन से परिपूर्ण है और जिसमें ऑक्सीजन से परिपूर्ण नहीं है। तो हमारे संपूर्ण शरीर से ऊर्ध्व और निम्न जो सिराएं होती हैं वह कोशिकाओं विभिन्न कोशिकाओं से क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके कहां लेके आती हैं, आपके इस दाएं आलिंद पर लेकर के आती हैं। दाएं आलिंद से इन कपाटों के द्वारा यह जो रक्त है वो कहां जाएगा बच्चों, निलय में आ जाएगा। याद रखना यह जो कपाट है वो क्या कर रहे हैं, यह रक्त जो आया कौन सा, निलय में जो रक्त आया अशुद्ध, इस अशुद्ध रक्त को पुनः वापस दाएं आलिंद में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। इन कपाटों को सामान्यतः हम क्या नाम दे रहे हैं, बाल्व। इसलिए याद रखना बाल्व जो होते हैं वह रुधिर के प्रवाह को उल्टी दिशा में प्रवाहित होने से रोकने का भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में आपसे कि बाल्व की खाली जगह के द्वारा निलय से रक्त के उल्टी दिशा में या पश्चिम दिशा में प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है बच्चों, बाल्व। तो बाल्व के द्वारा रोकी जाती है। अब यहां से क्या होगा, अशुद्ध रक्त जो है वह इस निलय के द्वारा कहा जाएगा, वह लिया जाएगा कहां पर, इसे फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कौन सी धमनी के द्वारा बच्चों, फुफ्फुस धमनी के द्वारा इसे फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा। फेफड़ों में इस रक्त का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण से क्या होगा, यह रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जब इस रक्त का ऑक्सीकरण हो जाएगा यानी कि हमें शुद्ध रक्त प्राप्त हो जाएगा तो फुफ्फुस सिरा के द्वारा फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त कहा जाएगा आपके बाएं आलिंद में आ जाएगा और वापस से इस बाएं आलिंद से इन द्विवलन कपाट के द्वारा इसे बाएं निलय में पहुंचा दिया जाएगा, जहां से धमनियों के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक इनका क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे शरीर में क्या होती है, इसे रक्त की पंपिंग का कार्य किया जाता है। अब याद रखना यहीं पर क्या होती है, सामान्यतः हृदय में 2 ध्वनियां सुनाई देती है। पहली जो साउंड होती है वह होती है लब और दूसरी होती है डब। तो यहां पर आपके हृदय में पहली बात तो याद रखना लब और डब की साउंड सुनाई देती है। दूसरा यदि मैं बात करूं तो 72 से लगभग 80 बार प्रति मिनट हमारा जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है, 72 से 80 बार प्रति मिनट। क्या है ये धड़कन जिसकी हम धड़कन की बात कर रहे हैं, सुनना। जब रक्त जो है वो आलिंद से कहां आया, निलय में आया और वापस इस निलय में आया तो आप देख पा रहे हैं कि पहली बात तो मनुष्य में जो रक्त है वह उसके हृदय में कितनी बार प्रवेश करता है, 2 बार प्रवेश करता है। इसलिए बच्चों मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, तो मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा कि मनुष्य में जो हृदय स्पंदन हो रहा है बच्चों वह कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। मनुष्य में जो हृदय स्पंदन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार। एक बार जब रक्त निलय में आया तो यहां संकुचित हुआ और इस रक्त को कहां पहुंचा दिया गया, फेफड़ों में। ठीक इसी प्रकार से जब शुद्ध रक्त जो है इस निलय में आया तो फिर से निलय में क्या होगा, संकुचन होगा और संकुचन के द्वारा इसे कहां पहुंचा दिया जाएगा, सेल्स में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो हृदय उसमें कितनी बार स्पंदन हो रहा है, 2 बार। एक बार स्पंदन से लेकर के दूसरी बार जो स्पंदन हो रहा है, इस एक स्पंदन से दूसरी स्पंदन तक का जो समय है, चक्र है, इस चक्र को हम सामान्यतः किसके नाम से जानते हैं, हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। और इस हृदय चक्र का जो समय है वह माना जाता है लगभग 0.8 सेकंड, यानी कि एक स्पंदन से लेकर के दूसरे स्पंदन तक का जो समय है वह कितना होता है, 0.8 सेकंड होता है। और मनुष्य का जो दिल धड़कता है
वह लगभग 72 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है। इसे पूरी जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली जिसको सामान्यतः जो हृदय की कार्य प्रणाली होती है, उस कार्य प्रणाली के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, वह होती है बच्चों क्या, आपकी ईसीजी। हृदय की जो विद्युतीय कार्य प्रणाली होती है उसका नाम क्या होता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है, हृदय की क्या है, आपकी विद्युतीय कार्य प्रणाली के लिए क्या करवाई जाती है, ईसीजी करवाई जाती है। और इसे संपूर्ण विद्युतीय कार्य प्रणाली का नियंत्रण किया जा रहा है। हृदय में क्या होता है बच्चों, हृदय में पाया जाता है आपका क्या, पेसमेकर। क्या पाया जाता है, पेसमेकर। यह पेसमेकर ही है जो इसकी संपूर्ण क्रियाविधि को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। तो यह था बच्चों आपका क्या, क्रियाविधि किसकी, मानव के हृदय की। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा रक्तदाब। समझना क्या होता है रक्तदाब, सुनिएगा। तो आप सामान्यतः क्या गए होंगे, मैं एक बार समझा देता हूं क्या होता है रक्तदाब। आप सामान्य जूस पीने गए होंगे किसी भी दुकान पर, और जब आप जूस पीने गए होंगे तो आपने कभी ना कभी घर के लिए क्या करवाया होगा, पैक भी करवाया होगा। जब हम जूस पैक करवा करके लाते हैं तो आप ये पाते हैं कि जूस को एक थैले में भर दिया जाता है। आप उस जूस को घर लेकर के आए, और जब उसे आप किसमें खिलाते हैं, गिलास में या किसी भी अन्य बर्तन में खिलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बिना खोले उसकी एक बिल्कुल निब से उसको मुंह से फाड़ते हैं, और वहां से एक धार जो होती है वो धार के रूप में क्या कर डालते हैं, हम गिलास में जूस को डालते हैं। सबने आपने कार्य किया होगा। और चूंकि वह धार के रूप में निकल रहा है तो बहुत बार हम उसे क्या करते हैं, उसकी उस थैली को दबा भी देते हैं। यही क्या है बच्चों, आपका एक प्रकार से क्या है, रक्तदाब है। अब समझना ये रक्तदाब कैसे है, कि जब ब्लड किसमें आया, आपके इस दाएं आलिंद में आया, तो जैसे दाएं आलिंद में आएगा यह ब्लड क्या करेगा, इसकी भित्तियों पर एक दाब लगाएगा, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, डाइसिस्टोल या अनुशीतलन कहते हैं। यदि आप ये दोनों शब्द समझ गए ना, अनुशीतलन क्या है और आपका प्रकुंचन क्या है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, अनुशीतलन है। दूसरा, जब ब्लड किस में आ जाएगा, आपके इस दाएं गले में आ जाएगा, तो दाएं गले क्या करेगा, इस ब्लड को आगे यानी फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, एक प्रकार से अपनी भित्ति को क्या करेगा, संकुचित करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब मैंने अभी आपको जूस वाला एग्जांपल दिया था, जब आप जूस भरवा करके लाए और जब आप जूस को खिला रहे हैं, तो बताइए किस अवस्था में ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। जब आप उस जूस को खिला रहे हैं तो आप उसको दबाते नहीं दबाते, जब उसको दबाते हैं तो यानी कि उसकी जो भित्ति है उस भित्ति पर क्या लग रहा है, दाब ज्यादा लग रहा है। और इस प्रकार से ही जब इस ब्लड जो है, जब ये आगे ट्रांसफर किया जा रहा है किसमें, या तो यहां से कोशिकाओं में या फेफड़ों में, तो ये घटना पहली बात तो कहलाती है बच्चों सिस्टोल, जिसे बोला जाता है क्या, प्रकुंचन। तो प्रकुंचन के समय जो दाब लगता है वो क्या होता है, ज्यादा, और अनुशीतलन के समय जो दाब लगता है वो कैसा होता है बच्चों, कम। तो रक्तदाब की परिभाषा क्या है कि व्यक्ति में प्रकुंचन और अनुशीतलन के समय उसकी धमनियों पर जो दाब लगाया जाता है, उस दाब का नाम क्या है, आपका रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्तदाब। और इस रक्तदाब को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है बच्चों, वह होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। तो यह वह यंत्र है जिसके द्वारा सामान्यतः क्या किया जाता है, आपके इस रक्तदाब को मापा जाता है, स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसको, आपके इस रक्तदाब को। दूसरा मैंने क्या कहा कि प्रकुंचन के समय चूंकि दाब ज्यादा लग रहा है, और दाब लग कितना रहा है, इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। पूछता बहुत बार, याद रखना। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 80 mmHg। तो जो रक्तदाब की जो वैल्यू है ना, किसकी, ब्लड प्रेशर की, आपने देखा भी होगा स्वस्थ व्यक्ति के लिए 80 mmHg से कितनी होती है बच्चों, 120 mmHg पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि सवाल में क्या दिया हुआ है। यदि आपको सवाल में पहले प्रकुंचन दिया हुआ है कि प्रकुंचन और अनुशीतलन का दाब कितना होता है, तो क्योंकि पहले प्रकुंचन दिया होता है इसलिए पहले क्या आएगा, 120। यदि नॉर्मल अवस्था दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले जाए कि रक्तदाब की वैल्यू कितनी होती है,
तो 80 से कितनी होती है 120। लेकिन यदि आपको दे रखा है कि भैया प्रकुंचन और अनुशीतलन की, तो फिर आप उल्टा कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा कितनी वैल्यू पाई जाती है। तो यह था आपका क्या बच्चों, रक्तदाब। तो यहीं पर क्या होता है, यह आपका परिसंचरण तंत्र की जो कहानी है वो क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पादपों में परिवहन। हमें पिछली क्लास में मानवों में परिवहन की बात कर चुके हैं, और अब हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, पादपों में परिवहन की। आखिरकार पादपों में परिवहन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। मैंने ये कहा कि हम ये जानते हैं कि पादप जो होते हैं, पादपों में पत्तियों के द्वारा सामान्य सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं किया जाता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों का जो उपयोग है वह पादप की जड़ों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, मिट्टी से ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब वे पादप जिनमें इस क्लोरोफिल वाला भाग और ये जो क्या है जड़ों वाला भाग है, इसके मध्य की दूरी यदि क्या है, कम है, तो सामान्यतः मात्र और मात्र केवल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही इन विभिन्न पदार्थों का अन्य भागों तक क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। परंतु वे पादप जिनमें क्लोरोफिल वाला भाग और जो आपकी जड़ें वाला भाग है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक है, तो उन पादपों में मात्र हम विसरण की प्रक्रिया के द्वारा उन विभिन्न पदार्थों को विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचा सकते। हमारे दिमाग में सवाल ये उत्पन्न हुआ कि जब विसरण की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों को पादपों के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो क्या होता है, तो पादपों में क्या पाए जाते हैं, पादपों में बहन के लिए, किसके लिए, बहन अर्थात परिसंचरण के लिए क्या पाए जाते हैं, आपके ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऊतक। क्या होता है कि पादप जो होते हैं, पादपों के अधिकांश जो ऊतक होते हैं वह मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से, मृत कोशिकाओं। जब पादपों का जो अधिकांश भाग है मृत कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इनमें सामान्यतः कार्य करने के लिए किसकी, ऊर्जा की बहुत कम क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए इनमें जो बहन प्रणाली पाई जाती है वह बहन प्रणाली कैसी होती है, धीमी। कैसी होती है, धीमी। तो याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पादपों परिवहन में पढ़ाया नहीं है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भूमिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से पादपों में परिवहन के लिए क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा कि मात्र ऐसे पादप जिसमें क्लोरोफिल और वाला जो भाग है और इसकी जो जड़ों वाला भाग है उसके मध्य की यदि दूरी क्या है, बहुत अधिक है, तो उनमें केवल और केवल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या नहीं कर सकते, हम विभिन्न पदार्थों को विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए क्या पाए जाते हैं, पादपों में मनुष्यों की तरह कोई वहन तंत्र नहीं पाया जाता। जैसे मनुष्यों में क्या पाया जाता है, आपका परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो पादपों में ऐसा कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। दूसरा, हमने ये कहा कि पादपों का जो अधिकांश भाग है वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपकी मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। इसलिए सामान्यतः इनके इस परिवहन के और अन्य कार्यों करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें वहन की क्या पाई जाती है, धीमी प्रणाली पाई जाती है। और इस धीमी प्रणाली के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, ऊतक। क्या पाए जाते हैं, ऊतक। अब पादपों में सामान्यतः पाए जा रहे हैं ऊतक, किसके लिए, विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए। और विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए जो ऊतक पाए जा रहे हैं आपके, उन ऊतकों में पहला है आपका जाइलम। कौन सा है, जाइलम। पहला ऊतक कौन सा है, जाइलम। अब J4 क्या, जाइलम, और J4 यानी क्या, जल। तो यानी कि जाइलम जो होता है वह किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे सीधा आ जाए कि इस जाइलम के द्वारा सामान्य किसका परिवहन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, जल का परिवहन किया। साथ ही साथ एक चीज और है जिसका नाम आपको यहां याद रखना है, और वो कौन है, खनिज लवण। कौन है, तो खनिज लवण और जल का परिवहन कौन करता है, आपका जाइलम। कौन करता है, जाइलम। दूसरा जो ऊतक है वो कौन है, फ्लोएम। कौन है, फ्लोएम। एफ मतलब क्या, फ्लोएम, और एफ से क्या बनता है आपका फूड, और फूड को हम क्या बोलते हैं, भोजन। क्या बोलते हैं, यानी कि वे ऊतक जो पादपों के विभिन्न भागों तक क्या करते हैं, भोजन को पहुंचाते हैं, क्या कराते हैं, आपके फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन का परिवहन। या एक पदार्थ और है जिसका नाम क्या है, एमिनो अम्ल। क्या है, एमिनो अम्ल। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो आपको यही बन गया
कि पहली बात तो कितने प्रकार के ऊतक पाए जा रहे, 2 प्रकार के। एक कौन सा हो गया आपका जाइलम, दूसरा कौन सा हो गया फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है, जल का परिवहन, और दूसरा फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन का परिवहन। याद कैसे रखेंगे, J4 जल, J4 जाइलम, यानी जाइलम का कार्य जल का परिवहन, और दूसरा कौन सा है फ्लोएम, F यानी फूड, F यानी फ्लोएम, फूड यानी किसका, भोजन का परिवहन। अब सवाल यही है कि आखिरकार भोजन और इस फ्लोएम का परिवहन कैसे किया जाएगा। बात कर रहे हैं किसके, जल के परिवहन की। क्या है वो सुनना कि जल का परिवहन कैसे होता है। मान लीजिएगा ये क्या है, आपको कोई पादप, अपने डायग्राम बना लिया, कौन है ये आपका पादप है। क्या होता है कि सामान्यतः हमारा जो पादप है, इस पादप में ये कौन है, आपकी पत्तियां, तना और जड़। तना की, पत्तियों की और आपके जड़ों की जो क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, वाहिकाएं। वह जाइलम ऊतक में मिलकर के, किसमें, जाइलम ऊतक में मिलकर के, यानी जल संवहन वाहिनियां जो होती हैं आपकी पत्तियों, तनों और जड़ों की जो जल संवहन वाहिनियां होती हैं, वह आपके जाइलम ऊतक में मिलकर, कहां मिलकर, जाइलम ऊतक के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, संवहन, जल संवहन वाहिनियों का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। अब जब इन्होंने संवहन वाहिनियों को क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, तो हम ये जानते हैं कि लगातार इन पर जड़ें जो होती हैं, वह जड़ें क्या करती हैं, मृदा से आयनों को ग्रहण करती हैं, और लगातार आयनों के ग्रहण के कारण क्या जाता है, आयनों की सांद्रण यानी उनकी मात्रा में अंतर आ जाता है, और उनकी मात्रा में या उसके सांद्रण में अंतर आने के कारण मिट्टी से जल होता है, क्या होता है, मिट्टी से जल, मिट्टी से यह वाटर यानी कि जल क्या करता है, इन्हें जड़ों में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे ही जल इनमें क्या करेगा, जड़ों में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करते हुए कहां पहुंच जाएगा, आपकी इन जाइलम संवहन वाहिनियों में पहुंच जाएगा। पहुंचते ही जल के द्वारा क्या होता है, एक स्तंभ का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। एक प्रकार का क्या कहते हैं, दाब लगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जल स्तंभ दाब, क्या कहते हैं, जल स्तंभ दाब। तो जैसे ही जल ने क्या किया, इन जड़ों में क्या किया, प्रवेश किया, प्रवेश करते हुए कहां चला गया, आपकी इन जाइलम संवहन वाहिनियों का जो जाल बना था, उन जालों में प्रवेश किया, और जाल में प्रवेश करते ही जल स्तंभ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये जो जल स्तंभ है, यह जल स्तंभ इसे जल को ऊपर और विभिन्न दिशाओं तक क्या करता है, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण करने का कार्य करता है। लेकिन वे पादप जिनकी ऊंचाइयां क्या होती हैं, कम होती हैं, उन कम ऊंचाई वाले पादपों में मात्र और मात्र जल स्तंभ के द्वारा ही क्या होता है, केवल इस जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वे पादप जिनकी ऊंचाइयां कैसी होती हैं, अधिक होती हैं, क्या होती है, अधिक ऊंचाई वाले जो पादप होते हैं, उनमें केवल इस जल स्तंभ के द्वारा ही जल को विभिन्न भागों तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है कि आप ये जानते हैं कि आपकी जो जड़ें हैं, इन जड़ों में क्या होता है, इन जड़ों में पाया जाता है आपका मूल रोम। क्या पाए जाते हैं, जैसे ही जल इन मूल रोमों में क्या करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही जल इन मूल रोमों की भित्ति पर एक दाब लगाता है, जिस दाब का नाम क्या होता है, मूल दाब। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनना, ऐसे पादप जिनकी ऊंचाइयां क्या है, कम है, उन कम ऊंचाई वाले पादपों में केवल जल स्तंभ के द्वारा ही इस जल को विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। परंतु जिन पादपों की ऊंचाइयां क्या है, अधिक है, उन अधिक ऊंचाई वाले पादपों में केवल हम जल स्तंभ के द्वारा क्या नहीं कर सकते, इस जल को विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आप जानते हैं जो मूल रोम होती है जड़ों में, इन मूल रोमों में जब जल प्रवेश करता है तो क्या उत्पन्न होता है, मूलदाब। तो अधिक ऊंचाई वाले पादपों में यह मूलदाब प्लस जल के जो अणु होते हैं, क्या होते हैं, जल के अणु। पादपों में जो अतिरिक्त जल होता है, उस पादपों में अतिरिक्त जल को क्या कर दिया जाता है, छिद्रों के द्वारा, रंध्रों के माध्यम से पादपों के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन। तो अतिरिक्त जल को पादपों के शरीर से रंध्रों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, बाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी बाष्प के रूप में क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, किसका, उस अतिरिक्त जल का। तो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से भी क्या उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है। और एक कौन सा बल हो गया आपका, मूलदाब,
एक क्या हो गया, बाष्पोत्सर्जन, और जल के अणुओं के मध्य परस्पर एक बल और कार्य करता है, जिस बल का नाम क्या होता है, सहसंजक बल। कौन सा बल होता है, सहसंजक बल। तो अधिक ऊंचाई वाले पादपों में यह सभी बल मिलकर के क्या करते हैं, इस जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कम ऊंचाई वालों में तो केवल जल स्तंभ के द्वारा ही पहुंच रहा था, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले पादपों में ये सभी जो बल हैं, सहसंजक बल हुआ आपका जो मूल दाब लग रहा है वो, और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो कर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, कर्षण बल। यह बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो कर्षण बल लग रहा है, यह सभी बल मिलकर के अधिक ऊंचाई वाले पादपों में क्या करते हैं, जल का परिवहन करते हैं। इस प्रकार से पादपों में जल के परिवहन की प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा भोजन का परिवहन। किसका बात करें, किसकी, भोजन के परिवहन की। सामान्यतः हम जानते हैं कि भोजन का जो निर्माण है वह पादप में पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के द्वारा क्या करना, भोजन का क्या करना, निर्माण करना, और उसे विभिन्न भागों तक क्या करना, स्थानांतरित करना, या उसे विभिन्न भागों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है। तो यदि मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो पादप के द्वारा, पादप की पत्तियों के द्वारा उत्पादित भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती। अब इस भोजन को कहां पहुंचाया जाता है, इस भोजन को सामान्यतः जड़ों के भंडारण वाले भागों, जड़ों के भंडारण भाग, यानी जड़ों में वे वाले भाग होते हैं जहां पर विभिन्न पदार्थों का क्या करके रखा जाता है, भंडारित करके रखा जाता है। तो जड़ के भंडारण वाले भागों, फल व बीजों, और वे भाग जो क्या करते हैं, सामान्यतः वृद्धि करते हैं, इन भागों तक क्या किया जाता है, इस भोजन का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। अब इस भोजन के स्थानांतरण के लिए सहायता कौन करता है, तो सामान्यतः आप जानते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, कौन सा ऊतक, आपका जो फ्लोएम ऊतक है, इस फ्लोएम ऊतक के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन का परिवहन किया जाता है। लेकिन फ्लोएम भी क्या पाई जाती है, संलग्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, संलग्न कोशिकाएं, या संलग्न कोशिकाएं, या साथी कोशिकाएं। तो फ्लोएम की जो संलग्न कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं हैं, इन साथी कोशिकाओं की भी और सहायक कोशिकाएं होती है, जिनका नाम होता है चालनी नलिका। क्या होती है, चालनी नलिका। तो फ्लोएम जो ऊतक होते हैं, उन फ्लोएम ऊतकों की संलग्न जो कोशिकाएं होती है, नलिकाएं होती हैं, उनकी सहायक चालनी नलिकाओं के द्वारा इन भोज्य पदार्थों का विभिन्न भागों तक क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। अब सामान्य फ्लोएम का जो स्थानांतरण है वह किसके द्वारा होता है, वह होता है हमेशा ऊर्जा के द्वारा। अभी हमने ये पढ़ा कि जाइलम में क्या हो रहा है, जल का परिवहन हो रहा है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि जाइलम में जो जल का परिवहन हो रहा है, उस जल के परिवहन में कहीं पर भी किसी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया, या तो मूल दाब का उपयोग किया गया था, जल स्तंभ, या फिर बाष्पोत्सर्जन, कर्षण। लेकिन फ्लोएम में जो भोजन का परिवहन होता है वह बिना क्या किसके, ऊर्जा के नहीं हो सकता। फिर होता क्या है कि फ्लोएम के द्वारा भोजन के परिवहन के लिए क्या किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और यह ऊर्जा का जो उपयोग होता है वह ऊर्जा कहां से ली जाती है, एटीपी के अणु से। कहां से, सुक्रोज वह पदार्थ है जिसके परिवहन के लिए सामान्य जो फ्लोएम होता है वो किसका उपयोग करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है। और ये ऊर्जा ग्रहण कहां से की जा रही है, हमारे एटीपी से। जैसे ही एटीपी से क्या की जाती है, ऊर्जा ग्रहण की जाती है, क्या होता है, इस पादप में की जो फ्लोएम ऊतक हैं, इनके परासरण दाब में क्या करता है, अंतर आ जाता है। और जैसे ही परासरण दाब में अंतर आता है, परासरण दाब में अंतर आते ही इसमें क्या कर जाता है, जल प्रवेश कर जाता है। क्या प्रवेश कर जाता है, जल। और जल के प्रवेश करते ही जल के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया से प्रवेश किया, परासरण की प्रक्रिया से। किससे, ऊर्जा कहां से प्राप्त की गई, एटीपी के अणु से। और एटीपी के अणु से जो ऊर्जा प्राप्त की गई, उस ऊर्जा से हुआ क्या, उस ऊर्जा से यह हुआ कि इन फ्लोएम ऊतकों के परासरण दाब में क्या गया, अंतर आ गया। क्या आ गया, किसमें, परासरण दाब में। और जैसे ही परासरण दाब में अंतर आया, परासरण दाब में अंतर आते ही इसके अंदर क्या प्रवेश कर गया, जल प्रवेश कर गया। और अब क्या होगा कि जल के माध्यम से इस भोजन को विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जैसे कि बसंत ऋतु जो होती है, बसंत में सामान्यतः जो जड़ और तनों से विभिन्न जो पोषक पदार्थ होते हैं
उनको पादप की कलिकाओं तक, कहां तक? पादप की कलिकाओं तक क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, भोजन का क्या होता है, परिवहन होता है। तो क्या अगला, मानव में उत्सर्जन तंत्र। सामान्यतः पहली बात तो ये कि मानव उत्सर्जन का मतलब क्या है। हम हमारे शरीर में क्या बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। अपशिष्ट हम उन पदार्थों को कहते हैं जो हमारे शरीर में क्या है, एक्स्ट्रा है। किसी के भी चीज में एक्स्ट्रा हो, आप कुछ भी घर में खाने के लिए लेके आते हैं और आपने खाया और खाने के बाद जो बच गया वो क्या है, आपके लिए अपशिष्ट है। तो बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से क्या निकाली जाती हैं, अपशिष्ट पदार्थ रूप में बाहर निकाली जाती हैं। लेकिन इस उत्सर्जन तंत्र में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारे शरीर में क्या होता है कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, कौन से पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका उत्सर्जन कहा जाता है। तो शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इस उत्सर्जन के लिए मनुष्य में क्या पाया जाता है, एक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब मैं सामान्य यदि बात करूं आपसे, तो सामान्य तौर पर क्या होते हैं, जो जीव होते हैं उन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकालने के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर से अमोनिया के रूप में, किसके रूप में, अमोनिया के रूप में क्या निकालते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ऐसे जीवों को सामान्यतः अमोनोटेलिक कहा जाता है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में, यूरिक एसिड, किसके रूप में, यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। उन जीवों को सामान्यतः यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये सभी क्या है, अमोनिया ये भी क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिक अम्ल ये भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शरीर से यूरिया के रूप में, किसके रूप में, यूरिया के रूप में नाइट्रोजन के पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक, क्या कहते हैं। और मनुष्य जो है वह कैसा जीव है, यूरियोटेलिक जीव है। कैसा जीव है, यानी हम हमारे शरीर से जो बाहर निकालते हैं वह क्या बाहर निकालते हैं, यूरिया, है ना। तो हमारे शरीर से जो बाहर निकाला जा रहा है वो यूरिया है, और हम कैसे जीव है, यूरियोटेलिक है। कैसे, यूरियोटेलिक। अब इसे उत्सर्जन के लिए क्या पाया जा रहा है, हमारे वहां उत्सर्जन तंत्र पाया जा रहा है। और यह आपके सामने छोटा सा बना हुआ, ये क्या है आपके सामने, उत्सर्जन तंत्र का क्या है, नामांकित चित्र। ये क्या है, आपकी किडनियां यानी कि वृक्क। तो मनुष्य में जो वृक्क पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी। कितने पाए जाते हैं, तो वृक्क कह लीजिए, क्या कह लीजिए, किडनी, बात एक ही है। ये एक जोड़ी किडनी हो गई। इन किडनी के ऊपर क्या पाई जा रही है, आपकी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। वृक्क से क्या निकल रही है, मूत्रवाहिनी, क्या निकल रही है, मूत्रवाहिनी बाहर निकल रही है। और ये मूत्रवाहिनी ये क्या है आपका, मूत्राशय, क्या है, ये क्या हो गई, मूत्रवाहिनी, ये क्या हो गई, मूत्राशय, और ये क्या हो गया आपका, मूत्र मार्ग। तो ये तो हो गया क्या, मूत्र मार्ग, ये क्या हो गया आपका, मूत्राशय, ये क्या हो गया आपका, मूत्रवाहिनी, और वो क्या हो गई, किडनी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आपका जो उत्सर्जन तंत्र है, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है, उस उत्सर्जन तंत्र के कितने भाग होते हैं, चार। कितने भाग होते हैं, एक जोड़ी किडनी, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्रमार्ग। ये क्या है आपके चार किसके भाग हैं, उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। अब मनुष्य में किडनियां जो होती हैं, मैं इसकी नॉर्मल संरचना के बारे में यदि बात करूं तो मनुष्य में जो किडनियां होती हैं वह कशेरुदंड के दोनों ओर, आपकी ये क्या होती है, पीछे कशेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, इसके दोनों ओर पीछे की ओर पाई जाती हैं। यदि आप गौर से इस किडनी की आकृति को देखेंगे तो आप इस बताइए, इस आकृति को देख करके आपको क्या याद आ रहा है। आपको एक सब्जी याद आ रही होगी, कौन सी, सेम की फलियां। तो जो सेम की फली होती है, सेम का जो बीज होता है, अब कभी जब आप घर में सब्जी बनाएं किसकी, सेम के बीज की, यानी सेम की फलियों की, तो उसके बीज को देखिएगा, उसका बीज सेम टू सेम ऐसा होगा, है ना। तो हाँ, तो क्या हो गई, एक जोड़ी क्या हो गई, किडनी हो गई, आपकी मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्राशय हो गया, क्या हो गया आपका, मूत्रमार्ग हो गया।
तो मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाई जा रही है? किडनी पाई जा रही है। ठीक है ना। प्रत्येक किडनी का जो वजन माना जाता है वह लगभग 120 ग्राम के समथिंग माना जाता है। आपकी जो एक किडनी है, इस किडनी में यह जो स्ट्रक्चर बनी आपके सामने दिखाई दे रही है, यह इस किडनी के अंदर पाई जाती है ना। और यानी कि मैं बात करूं तो इस वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, संरचना का नाम क्या है? इस संरचना का नाम होता है वृक्काणु। क्या होता है? इसे सामान्यतः क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? ये नेफ्रॉन। और आपने तो यानी कि आपका जो वृक्काणु है क्या है? नेफ्रॉन है। वह किसका? आपके उत्सर्जक इस किडनियों का क्या है? संरचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई है। कौन सी इकाई है? संरचनात्मक और कौन है? नेफ्रॉन या वृक्काणु। किसकी? वृक्क की। किसकी? वृक्क, वृक्काणु। ठीक है ना। बात कर रहे हैं मूत्र निर्माण की क्रिया विधि की या वृक्काणु की क्रिया विधि की बात कर रहे हैं। बात एक ही कैसे भी आ जाए क्वेश्चन की, वृक्काणु क्रिया विधि को समझाइए या मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को समझाइए, बात बराबर है। या तो आप इसकी क्रिया विधि को 3 चरणों में पढ़ सकते हैं या आप इसको सीधा एक बार में पढ़ सकते हैं, कैसे भी लिख आइएगा, बात बराबर। 3 चरण कौन कौन से? पहली बात तो पहला चरण क्या आएगा? इसका जो पहला चरण आएगा वो क्या आएगा? ग्लोमेरुलस का क्या निर्माण? किसका निर्माण? ग्लोमेरुलस का निर्माण। दूसरा क्या आएगा? अवशोषण। क्या आएगा? और तीसरा क्या आएगा? वाहिनियों के द्वारा क्या करना? मूत्र का त्याग करना या समय फिल्ट्रेट को क्या करना? इकट्ठा कर लेना। तो मैं कह रहा हूं सीधा ही अपन याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नोट्सों में 3 चरणों में लिखा हुआ है और बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे अपन यहां पर, लेकिन आसानी से हो जाएगा। सुनना कहानी क्या है कि आखिरकार बात कर रहे हैं किसकी? वृक्काणु क्रिया विधि की। हमारा जो क्या होता है? यकृत होता है। हमारा जो यकृत है वह किसका निर्माण करता है? यूरिया का। हमारा यकृत निर्माण करता है किसका? यूरिया का। और वह इस यूरिया को कहां प्रवाहित कर देता है? आपके रक्त में प्रवाहित कर देता है। हमारे रक्त से यानी हमारे संपूर्ण शरीर से इस यूरिया युक्त रक्त को, कौन से रक्त को? यूरिया युक्त रक्त को आपकी जो अविवाही धमनियां हैं, कौन सी धमनियां हैं? ये अविवाही धमनियां संपूर्ण शरीर से यूरिया युक्त रक्त को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके हमारे वृक्काणु के इस बौमेन संपुट वाले भाग तक लेकर के आती है। क्या है बौमेन संपुट? एक प्यालेनुमा क्या है? संरचना। यहां पर यह अविवाही धमनियां क्या कर रही हैं? बौमेन संपुट तक इस यूरिया युक्त रक्त को लेकर के आ रही हैं और यहां पर क्या कर रही है? ये मिलकर के एक गुच्छे नुमा संरचना का निर्माण करती, जिस गुच्छे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? और यह जो ग्लोमेरुलस है यह इस बौमेन संपुट से मिलकर एक कला का निर्माण करता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर कला। कौन सी कला? ग्लोमेरुलर कला का निर्माण करता। यह कला निर्माण हो गया और यहां पर क्या आ गया? आपका यूरिया युक्त रक्त आया। अब इस ग्लोमेरुलस कला के द्वारा इस यूरिया युक्त रक्त को कर दिया जाता है? छान दिया जाता है। और यह छना हुआ जो पदार्थ है, तरल है, इस छने हुए तरल को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? या हिंदी में बात करूं तो निस्यंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्यंद। तो दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा कि हमारा यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण, और इस यूरिया को कहां प्रवाहित करता है? रक्त में स्रावित करता है। संपूर्ण शरीर से अविवाही जो धमनियां होती हैं वह इस यूरिया युक्त रक्त को कहां लेकर आती हैं? बौमेन संपुट वाले भाग तक लेकर के, जहां पर यह अविवाही धमनियां मिलकर के ग्लोमेरुलस का निर्माण करती, जिसकी सहायता से इसे यूरिया युक्त रक्त को क्या कर दिया जाता है? छान दिया जाता है और छन करके यह जो तरल आता है, इस तरल को नाम क्या होता है? फिल्ट्रेट या निस्यंद कहा। यह निस्यंद कहा आता है बौमेन संपुट में और बौमेन संपुट से इसे आगे समीपस्थ कुंडलित नलिका में ढकेल दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जो फिल्ट्रेट हुआ यानी कि जो यह छाना गया, यहां पर केवल यूरिया को ही अलग नहीं किया गया, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे क्या? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल जैसे पदार्थों का भी क्या कर दिया गया है? यहां पर इनको भी छान दिया जाता है, इनको रक्त से अलग कर दिया जाता है। इसलिए क्या होगा? क्योंकि यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा इन आवश्यक पदार्थों को इस फिल्ट्रेट यानी निस्यंद से वापस क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा और अवशोषित करके वापस बौमेन संपुट से होते हुए अपवाही धमनी के द्वारा इसे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है।
इसके पश्चात ये जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूत्र, यह मूत्र आगे हेनले के लूप से होता हुआ दूरस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका से आगे संग्रहण या संग्रहक नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। जहां से इस संग्रहक नलिका से कौन जुड़ी होती है, मूत्र वाहिनियां। इन मूत्र वाहिनियों से होता हुआ यह फिल्ट्रेट जो है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मूत्र कह रहे हैं, यह आपके मूत्राशय में पहुंचा दिया जाएगा और मूत्राशय में इस मूत्र का क्या होगा, अस्थायी भंडारण, जहां से इसे समय आने पर मूत्र मार्ग द्वारा, कौन से मार्ग द्वारा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से आपके शरीर से मूत्र का क्या होता है, निष्कासन होता है। हमारे मूत्र का जो सामान्य रंग होता है वो कैसा होता है, पीला, और यह पीला जो रंग है वह किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक। कौन से, यूरोक्रोम। हमारे मूत्र में जो रंग पाया जा रहा है वो, सॉरी, जो वर्णक पाया जा रहा है वो कौन सा है, यूरोक्रोम वर्णक, जिसके कारण सामान्यतः क्या होता है, हमारे मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब हमने एक चीज और पढ़ी है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, और वह क्या है, वह है कृत्रिम वृक्क या अपोहन। क्या है, कृत्रिम वृक्क या अपोहन। आपने एक शब्द सुना हुआ है कृत्रिम वृक्क, जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, कृत्रिम वृक्क या अपोहन। और क्या है कृत्रिम वृक्क या अपोहन, वो सुनना। सामान्यतः इसे क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है ना। तो डायलिसिस, पहली बात तो क्या कि बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति की जो किडनियां होती हैं उन किडनियों की कार्य क्षमता में क्या जाती है, कमी आ जाती है, या वो किसी कारण से क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। जब वे किसी कारण से संक्रमित हो जाती है या उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है तो शरीर के अंदर क्या नहीं हो पाता, इस यूरिया को रक्त से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए यह प्रक्रिया कृत्रिम वृक्कों के द्वारा, किसके द्वारा, शरीर से बाहर की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सामान्यतः कृत्रिम वृक्क अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि एक ऐसी युक्ति जिसमें किसको, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अपोहन की विधि के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, क्या कहलाती है, आपकी डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क कहलाती है। और यही क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से कृत्रिम वृक्क द्वारा खाली जगह द्वारा बाहर निकाला, तो कौन सी विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अपोहन विधि के द्वारा। अब सवाल यह है कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब ये कहा जाता है कि वे व्यक्ति जिनके डायलिसिस होता है, क्या होता है, जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं, वह लोग बहुत कम समय तक ही जीवित रह पाते, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना। ये इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए ये है कि हमारे दिमाग में दो चीजें उत्पन्न होती है कि जो काम कृत्रिम वृक्क कर रहे हैं, जो काम सॉरी प्राकृतिक वृक्क कर रहे थे, हमारे जो अंदर पाए जा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, यूरिया को अलग कर रहे हैं, और वही काम कहां हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि यह हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, यानी इसमें व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, जबकि कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सही चलता है। तो यदि या तो व्यक्ति को दो किडनियां पाई जाती हैं, व्यक्ति एक किडनी से भी क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। सामान्यतः जिन व्यक्तियों की दोनों ही किडनियां खराब हो जाती हैं उनको ज्यादा लंबे समय तक जीने में समस्या का सामना करना पड़ जाता है। अब सवाल है क्यों। आपने अभी ये पढ़ा कि ये कौन सी प्रक्रिया थी, कृत्रिम वृक्क, सॉरी ये कृत्रिम वृक्क, ये क्या है, हमारे प्राकृतिक। आपने ये पाया कि यहां पर जो फिल्ट्रेट आया उस फिल्ट्रेट में क्या थे, आवश्यक पदार्थ थे, और आवश्यक पदार्थों को क्या कर लिया गया, हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया। क्या कर लिया गया, चूंकि यह जो अवशोषण किया गया है वह उसे फिल्ट्रेट यानी तरल से चीजों को चुन करके तो किया गया है कि फिल्ट्रेट में से जो यूरिया था उसको तो छोड़ दिया और आवश्यक पदार्थों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो चूंकि यहां पर यह जो अवशोषण किया गया है वो चयन करके किया गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है चयनात्मक पुनरावशोषण। क्या कहा जाता है, चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी कि चयन करके क्या करना, पदार्थों को अवशोषित कर लेना। अब यहां पर जो पदार्थों का अवशोषण किया गया, यह पदार्थों के अवशोषण की प्रक्रिया किसमें नहीं पाई जाती, यह प्रक्रिया नहीं पाई जाती आपकी किसमें, कृत्रिम वृक्क के द्वारा। यानी इस प्रक्रिया में शरीर से मूत्र के साथ साथ आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ऐसे पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
और यही तो पदार्थ है हमारे, हम भोजन कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, आवश्यक जो पदार्थ है, ऊर्जा मिलेगी, इनसे मिलती है। तो जब हमारे शरीर से आवश्यक पदार्थ ही बाहर निकल जाएंगे तो शरीर को ऊर्जा के लिए जो चीजें चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकती। इसलिए कहा जाता है कि यह जो है वह विधि प्राकृतिक विधि से क्या है, अलग है। अब हम बात करते हैं किसमें, पादपों में उत्सर्जन की। क्या करें, उत्सर्जन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि पादपों में उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पादपों में जो अतिरिक्त जल होता है उसे शरीर से बाहर किसके रूप में, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहला तो क्या है पादपों में उत्सर्जन, कि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी क्या है, दूसरा क्या होता है, जो पादप होते हैं, पादपों की कोशिका की जो रिक्तियां होती हैं, अन्य कुछ पदार्थ जो होते हैं वह कहां चले जाते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में चले जाते हैं। अगला क्या है, कुछ पदार्थों का जो उत्सर्जन है, अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन है वह जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा किसमें कर दिया जाता है, मिट्टी में कर दिया जाता है। पॉइंट बना के लिखिएगा, यदि आपको मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाइए तो आप ऐसे पॉइंट बना के लिख आइएगा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ कोश की रिक्तिकाओं में चले जाते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जड़ों द्वारा मिट्टी में उत्सर्जित कर दिया जाता है। और चौथा, आपने पादपों में क्या देखी होगी, गोंद देखी होगी। गोंद, गोंद क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, अपशिष्ट। तो रेजिन और जो गोंद जैसे पदार्थ होते हैं इनके रूप में भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। और यह कहां होते हैं, यह पादपों के पुराने जाइलम में, किसमें, रेजिन और गोंद जैसे पदार्थ पादपों के पुराने जाइलम में संचित होते हैं। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन यही है कि पादपों में रेजिन और गोंद खाली जगह में संचित होते हैं, किसमें, जाइलम। किसमें, जाइलम। तो यह आपका क्या था, पादपों में उत्सर्जन। और इस चैप्टर आपका क्या होता है बच्चों, समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।